कहानी की शुरुआत होती है आज से हजारों साल पहले, जब इजिप्ट के पिरामिड्स भी नहीं बने थे। उस समय खांडक नाम का एक देश था जहाँ के लोग एक राजा के हुक्म पर चलते थे। वो लोग खांडक देश को सदियों से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते थे। मगर जब ऑक्टोन नाम का राजा गद्दी पर बैठा तो सब कुछ बदल गया। वो अपनी फौज के जरिए लोगों पर जुल्म ढाता था और उसे अपने समय के सबसे क्रूर राजा के नाम से जाना जाता। असल में ऑक्टोन काले जादू का ज्ञानी था और अब उसका मकसद था सबैक नाम का एक ताज बनाना, जिसे हासिल करने के बाद उसे कोई नहीं हरा पाएगा। मगर इस ताज को बनाने के लिए उसे एडर्नियम नाम के एक पत्थर की जरूरत थी। ये जादुई शक्तियों वाला एक अनोखा पत्थर था जो सिर्फ खांडक देश में पाया जाता था। अब उसने अपनी ही प्रजा के लोगों को जबरदस्ती एडर्नियम की खुदाई के काम पर लगा दिया। जब भी किसी गुलाम को पत्थर का कोई हिस्सा मिलता तो वो तुरंत दौड़कर उसे वॉचमैन के हवाले कर देता और बदले में अपना इनाम पा लेता। मगर कभी कभी रास्ते में ही बाकी गुलाम पत्थर छीनने के लिए उस गुलाम पर टूट पड़ते। अब हम जाओ नाम के गुलाम को देखते हैं जिसका पत्थर सभी छीनने की कोशिश कर रहे थे। तभी हारू नाम का लड़का उसे बचाने आया और उसे सही सलामत एक फौजी के पास लेकर गया। मगर जब जाओ ने इसके बदले में इनाम मांगा तो अचानक उस फौजी ने जाओ के पेट में चाकू घोंपकर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। इतना खतरनाक मंजर देखकर हारू की रूह कांप गई और उसके पिता उसे वहां से खींचकर दूर ले गए। हारू हमेशा से अपने लोगों को इस गुलामी की जिंदगी से आजादी दिलाना चाहता था, पर उसके पिता टेथ एडम ने उसे हीरो ना बनने की सलाह दी, क्योंकि उसकी तरह बगावत करने वाले सभी लोग कब्रिस्तानों में दफन पड़े थे। खैर, हारू ने फिर भी पूरे देश को इकट्ठा करके क्रूर राजा को हराने का फैसला कर लिया था। अचानक उसने दौड़कर उस फौजी के हाथ से एडर्नियम पत्थर चुरा लिया और अपने हाथों से आजादी का निशान बनाकर प्रजा के दिल में आजादी की चिंगारी जला दी। राजा ऑक्टोन ये अच्छे से जानता था कि ये छोटी सी चिंगारी जल्द ही जबरदस्त आग का रूप ले सकती है, इसलिए उसने हारू को पूरी प्रजा के सामने फांसी देने का हुक्म दिया। अपने अंतिम समय में भी हारू आजादी का नारा लगाता रहा। मगर जैसे ही उसका सर धड़ से अलग होने वाला था तो अचानक एक चमत्कार हुआ। असल में धरती के जादुई रक्षकों ने उसे धरती पर शांति लाने के लिए चुना था, इसलिए उन्होंने हारू को प्राचीन देवताओं की शक्तियां देकर उसे बेहद ताकतवर बना दिया। मगर तब तक ऑक्टोन सबैक ताज बना चुका था। इधर जब हारू शक्तियां हासिल करके ऑक्टोन के महल में उसे ललकारने पहुंचा तो ऑक्टोन ने अपने ताज की वैश्य शक्तियों को उजागर कर दिया। इसके बाद उन दोनों में घमासान युद्ध हुआ जिसमें पूरा महल तबाह हो गया। खैर, अंत में जीत हारू की हुई, लेकिन ऑक्टोन ने सबैक ताज को छुपा दिया ताकि ये किसी इंसान के हाथ न लगे। उस दिन के बाद किसी ने हारू को दोबारा नहीं देखा। मगर एक प्राचीन कथा के मुताबिक जब खांडक के लोग त्राही त्राही कर रहे होंगे तो वो लौटेगा और लोगों को एक बार फिर से आजादी दिलवाएगा। फिर हम आज के समय की खांडक देश को देखते हैं, जहाँ पर इंटरगैंग नाम के विदेशी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। लोगों को शहर से निकलने के लिए भी सरहद पर तैनात गार्ड्स को अपने कागज दिखाने पड़ते थे। एक दिन एक वैन के ट्रंक की तलाशी होने वाली थी तो इसी दौरान 14 साल के लड़के एमोन ने अपने स्केटबोर्ड पर चुपके से सरहद पार करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया। गार्ड ने उसे तलाशी लेने के लिए लाइन में जाने को कहा, पर एमोन ने उसे बुरा भला कह दिया। खैर, फिर उस गार्ड ने करीम नाम के आदमी को वैन लेकर निकलने को कहा। इसके बाद उसने अपनी कलाई देखी तो एड्रियाना नाम की एक भगौड़ी की तस्वीर सामने आई। तभी हम देखते हैं कि एड्रियाना इस वैन में छुपी हुई थी और एमोन गाड़ी की खिड़की के साथ साथ चल रहा था। असल में एमोन एड्रियाना का ही बेटा था और वो अपनी माँ के साथ सबैक ताज ढूंढने के मिशन पर जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे जैसे तैसे समझाकर वापस घर भेज दिया। इसके बाद वो सब नक्शे के हिसाब से एक पहाड़ तक पहुंचे। कहा जाता था कि सबैक ताज वहीं छुपा हुआ है। तब एड्रियाना ने अपनी दादी का दिया एक पेंडेंट देखा जो एडर्नियम पत्थर से ही बना था। इस पर उसके साथ ही समीर ने कहा कि अगर वो इस पत्थर को चोर बाजार में बेचे तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। मगर ये उनके परिवार का एक पुश्तैनी पेंडेंट था जो सदियों से उनके परिवार में था और इसीलिए एड्रियाना को इसकी काफी अहमियत थी। फिर ड्राइवर करीम, जो एड्रियाना का भाई है, वो कहने लगा कि इसको तो पेंडेंट दे दिया, मुझे विरासत में मिला है पुराना कोट और गंजापन। खैर, पहाड़ पर पहुंचने के बाद तीनों ने ताज की खोज शुरू कर दी और इधर करीम रखवाली के लिए गाड़ी में ही रुक गया। जैसे ही वो सब पहाड़ में घुसे तो अचानक इस्माइल गायब हो गया और समीर उसे ढूंढने निकल पड़ा। वहीं बाहर करीम अपनी गाड़ी में बैठा गाने सुन रहा था कि अचानक उसने अपने सामने समीर को पहाड़ से नीचे गिरते देखा। करीम तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, मगर अचानक कई फौजियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया।
वहीं पहाड़ के अंदर इस्माइल अचानक एड्रियाना के सामने आ गया तो वो काफी डर गई। एड्रियाना ने उससे पूछा कि समीर कहाँ है, तो इस्माइल ने जवाब दिया कि समीर तो थोड़ी ठंडी हवा खाने गया। खैर जल्द ही वो दोनों टेथ एडम की मजार तक पहुंचे। उससे थोड़ी ही दूर सबैक ताज मौजूद था और एड्रियाना ने दो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच कूदकर उस ताज को हासिल कर लिया। लेकिन उसी समय करीम को पकड़ने वाले फौजी अंदर आ गए और उन्होंने इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। तब इस्माइल ने चिल्लाकर एड्रियाना को भाग जाने को कहा, पर फौजियों के लीडर ने करीम के सर पर बंदूक तान दी। अब अपने भाई की जान बचाने के लिए एड्रियाना ने खुद को उनके हवाले करने का फैसला किया। उसने टेथ एडम की मजार पर सर झुकाकर एक खास मंत्र बोला, जिसके बाद अचानक वहां तेज रोशनी का उजाला हुआ और एक रहस्यमयी आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसने एक फौजी को उठाकर उसे अपनी शक्ति से बिजली के झटके देकर मार डाला। उसी समय बाकी फौजियों ने उस पर गोलियों से हमला कर दिया और एड्रियाना इसी मौके का फायदा उठाकर करीम के साथ भाग निकली। उधर फौजी अपनी बंदूकों से उस रहस्यमय योद्धा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर इस योद्धा ने अपनी हाइपर स्पीड शक्ति से इन फौजियों के छक्के छुड़ा दिए। इसी दौरान एड्रियाना ताज लेकर जा रही थी तो उसके सर पर बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला था कि ऐन वक्त पर इस योद्धा ने उसकी जान बचा ली। इस योद्धा का नाम था ब्लैक एडम, जो हजारों साल से इस पहाड़ में कैद था। अब इतने अरसे के बाद जब इस पहाड़ से वो बाहर निकला तो नए दुश्मनों से उसका सामना हुआ। वो हेलीकॉप्टर से उस पर हमला करने आए, मगर ब्लैक एडम ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान तरक्की करके इतने आगे पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर एड्रियाना और करीम वापस वैन में पहुंचे और फटाफट वहां से निकल पड़े। एड्रियाना ने उसे बताया कि उसने ताज हासिल करके अपना मिशन पूरा कर लिया है। अब उनसे कुछ ही दूर भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था। अब ब्लैक एडम ने दो हेलीकॉप्टर्स को आपस में टकराकर भीषण आग लगा दी थी। कुछ ही पलों में फौजियों से भरी सैकड़ों गाड़ियां वहां पहुंची तो ब्लैक एडम ने एक ही जगह पर खड़े होकर अपनी शक्तियों से उनका खात्मा कर दिया। आखिरकार अपने आसपास सब कुछ तबाह करने के बाद ब्लैक एडम एड्रियाना की वैन के सामने पहुंचा, पर तभी एक आखिरी फौजी ने उस पर बॉम्ब फेंक दिया। मगर इतना जबरदस्त बम धमाका भी ब्लैक एडम का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आखिरकार ब्लैक एडम ने उस आखिरी फौजी को भी मार गिराया और थोड़ी जख्मी हालत में वहां से चला गया। तब करीम ने चैन की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि चलो गया पहलवान। मगर उसी पल अचानक ब्लैक एडम अपने जख्मों के कारण वापस धरती पर आ गिरा। उधर इस्माइल अब भी पहाड़ में ही था और तब उसे अपने आतंकवादी ग्रुप के मेंबर का फोन आया। असल में इस्माइल अंडरकवर एजेंट बनकर एड्रियाना के जरिए ताज हासिल करने आया था, मगर इस बार उसका मिशन नाकामयाब रहा। अब उसे एड्रियाना का पीछा करके उससे वो ताज छीनना होगा। वहीं दूसरी ओर जब हॉकमैन नाम के आदमी को ब्लैक एडम के फिर से जिंदा होने की खबर मिली तो उसने अपनी सुपर हीरोज की टीम को तुरंत काम पर लगने का हुक्म दिया। इस टीम में साइक्लोन नाम की लड़की थी जिसके पास हवा को काबू करने की ताकत थी। दूसरा था एडम स्मैशर नाम का लड़का जिसके पास अपने शरीर का आकार बदलने की शक्ति थी। इसके अलावा टीम का सबसे ताकतवर आदमी था डॉक्टर फेट। खैर अब वो तीनों हॉकमैन के बुलावे पर यूएसए में उसके बंगलों में पहुंचे। जल्द ही उन्हें पता चला कि वो एक इंटरनेशनल मिशन के लिए जाने वाले हैं। हॉकमैन चाहता था कि वो सब खांडक जाकर ब्लैक एडम नाम के एक सुपर ह्यूमन को पकड़कर उसके सामने लाएं। इनकी टीम का नाम था जस्टिस सोसाइटी और जल्द ही वो सब एक सुपर शिप में बैठकर निकल पड़े। हॉकमैन ने बताया कि इस शिप को तबाह नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका बाहरी हिस्सा एक खास मेटल से बना है। खैर कुछ घंटों बाद जब ब्लैक एडम की आंख खुली तो वो एमन के कमरे में था। उसने बिस्तर से उठकर अपनी ताकत से अपनी सारी चोटें ठीक कर ली। तब उसे पता चला कि उसे पहाड़ में कैद हुए 5000 साल गुजर चुके थे। वहीं लिविंग रूम में एड्रियाना उस कीमती ताज पर रिसर्च कर रही थी। तभी उसे ताज के अंदर की तरफ कुछ शब्द लिखे हुए दिखाई दिए। उस पर लिखा था कि जिंदगी ही मौत का जरिया है। वहीं आमोन ने अपने कमरे में ब्लैक एडम को बताया कि जब से तुम गायब हुए थे तो खांडक शहर पर दूसरे देशों ने कब्जा कर लिया और यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया। लेकिन खांडक के लोगों ने ब्लैक एडम की मूर्ति बनाई क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन ब्लैक एडम उन्हें बचाने के लिए जरूर लौटेगा। मगर ये सब सुनकर ब्लैक एडम ने कहा कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ और अचानक दीवार तोड़ते हुए वहाँ से निकल गया। अब ब्लैक एडम एक नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा तो पीछे से आमोन ने अपने कमरे में मौजूद खुफिया रास्ते से उसका पीछा किया ताकि उसकी माँ को पता न चले। वहीं दूसरी ओर जस्टिस सोसाइटी की शिप खांडक में पहुंचने ही वाली थी तो डॉक्टर फेट ने पूरी टीम को प्लान समझाया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ब्लैक एडम को पकड़ना है तो उसके मुंह से शज़ैम बुलवाना होगा। ऐसा करते ही ब्लैक एडम की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और उसे पकड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी।
उधर एमोन ने भागते हुए एक फौजी का रेडियो चुरा लिया और बाकी फौजियों को ये मैसेज भेजा कि खांडक का चैंपियन वापस लौट आया है। तभी फौजियों ने उसका पीछा किया, पर वो अपने स्केटबोर्ड पर भाग निकला और उसने अपने हाथों से एक ट्रायंगल बनाकर ब्लैक एडम को सिग्नल भेजने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही पलों में फौजियों ने एमोन को गिरफ्तार कर लिया और उसकी माँ उसे बचाने आई। एड्रियाना ने जैसे तैसे गार्ड्स को समझाकर एमोन को छुड़ा लिया, पर जल्द ही फौजियों को पता चल गया कि वो भी एक वांटेड क्रिमिनल है, तो उसने तुरंत भागने की कोशिश की और तभी ब्लैक एडम उन्हें फौजियों से बचाने आ पहुंचा। अचानक एक गार्ड ने उसके सर पर लोहे के सरिये से वार किया तो ब्लैक एडम ने उसे उठाकर हवा में बहुत दूर फेंक दिया। जल्द ही फौजियों ने उस पर गोलियां चला दी तो चैंपियन ने उन्हें भी एक एक करके खत्म कर दिया। जैसे ही वो दो दुश्मनों को लेकर हवा में उड़ा तो उसी पल जस्टिस सोसाइटी की शिप उसके सामने आ गई। ब्लैक एडम ने उन फौजियों को आसमान से नीचे फेंक दिया तो हॉकमैन उनकी जान बचाने के लिए शिप से कूद गया। बीच हवा में उसने अपना हॉकमैन सूट एक्टिवेट किया और दोनों फौजियों को लेकर सही सलामत जमीन पर लैंड हो गया। मगर इतनी बहादुरी दिखाने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जल्द ही ब्लैक एडम ने उन फौजियों पर बिजली गिराकर उन्हें खत्म कर दिया। खैर कुछ ही पलों में डॉक्टर फेट वहां आया और उसने ब्लैक एडम को खुद को उनके हवाले करने को कहा, पर ब्लैक एडम ने कहा कि मरने से पहले वो एक गुलाम हुआ करता था और अब उसने एक भगवान के रूप में जन्म लिया है और अब वो किसी के सामने झुकेगा नहीं साला। खैर डॉक्टर फेट ने उस पर हमला किया और एडम का ध्यान भटकाने के लिए अपने दिमाग से चारों तरफ 5000 साल पुराने शहर का भ्रम पैदा किया। ब्लैक एडम अपना शहर देखकर हक्का बक्का रह गया और उसी पल हॉकमैन ने मौका देखकर उस पर जबरदस्त वार किया। अब ब्लैक एडम ने गुस्से में आकर हॉकमैन को जोरदार बिजली के झटके दिए और फिर हवा में ले जाकर पीटने लगा। तब डॉक्टर फेट ने उनके बीच में आकर ब्लैक एडम को वापस जमीन पर फेंक दिया। अब बारी थी साइक्लोन और एडम स्मैशर के हमले की। साइक्लोन ने अपनी शक्तियों से हवा में एक जबरदस्त बवंडर बनाया और इसी के जरिए ब्लैक एडम पर लोहे के सरियों से हमला करके उसे कैद करने की कोशिश की, मगर ब्लैक एडम इस हमले से भी आजाद हो गया। तो डॉक्टर फेट ने फिर से उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसी समय साइक्लोन और हॉकमैन ने मिलकर ब्लैक एडम पर आखिरी हमला किया। इससे ब्लैक एडम गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी सारी शक्तियां एक साथ उजागर करके सभी दुश्मनों को एक ही बार में धूल चटा दी। ब्लैक एडम को लगा कि वो जीत चुका है, पर तभी एडम स्मैशर ने अपने भारी भरकम मुक्के से ब्लैक एडम की हड्डी पसली एक कर दी। पर जैसे ही ब्लैक एडम उठ खड़ा हुआ तो उसने एक ही मुक्के में एडम स्मैशर को बेहोश कर दिया। इसके बाद वहां के लोगों ने खुशी में ब्लैक एडम की जीत के नारे लगाए और ब्लैक एडम वहां से चला गया। अब डॉक्टर फेट ने अपनी टीम से कहा कि कोई भी ब्लैक एडम का पीछा नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता था कि उनमें से किसी के अंदर ब्लैक एडम को हराने की ताकत नहीं है। फिर डॉक्टर फेट अपनी टीम के साथ एड्रियाना के पास पहुंचा, क्योंकि उसने एक सपने में देखा था कि सैबक का ताज एड्रियाना के पास है, मगर एड्रियाना कहने लगी कि मेरे पास कोई ताज नहीं है। उधर हम देखते हैं कि जस्टिस सोसाइटी की टीम और ब्लैक एडम के युद्ध के दौरान एमोन ताज को अपने बैग में डालकर भाग गया था। अब एड्रियाना ने हीरोज की टीम के साथ महल जाने का फैसला किया, जहां ब्लैक एडम रहता था। प्राचीन कथा के मुताबिक 5000 साल पहले ब्लैक एडम इसी महल में अपने लोगों को आजाद करवाने गया था, मगर जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स ने कहा कि वो वहां आजादी दिलाने नहीं बल्कि बदला लेने गया था। तब ब्लैक एडम के भयानक गुस्से की वजह से उसकी शक्तियां उसके काबू से बाहर हो गई और पूरा महल तबाह हो गया। इसके बाद धरती के जादुई रक्षकों ने कहा कि वो अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, इसलिए उसे एक मजार में कैद कर दिया गया और आखिरकार 5000 साल बाद एड्रियाना ने उसे फिर से आजाद किया। खैर अब एड्रियाना हीरोज की टीम के साथ ब्लैक एडम के सामने पहुंची तो ब्लैक एडम ने उनकी बात सुनने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर जब एमोन घर पहुंचा तो उसने देखा कि इस्माइल तो जिंदा था, तो उसे काफी हैरानी हुई। अचानक इस्माइल ने उस पर बंदूक तान दी और तब यह खुलासा होता है कि इस्माइल एक गद्दार था जो यहाँ ताज चुराने आया था। उसने आमोन और करीम को जान की धमकी देकर अपना बैग उसके हवाले करने को कहा, मगर करीम इतना ताकतवर ताज इस्माइल जैसे खतरनाक आदमी के हाथ लगने नहीं दे सकता था। इसलिए करीम ने इस्माइल पर हमला बोल दिया और आमोन को ताज के साथ भाग जाने को कहा। इसी चक्कर में करीम के पेट में गोली लग गई, पर तब तक आमोन अपने कमरे के खुफिया रास्ते से भाग गया। वहीं ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी की मीटिंग के दौरान आमोन ने एड्रियाना को फोन किया और उसे सारी घटना की खबर दी। आमोन ने कहा कि इंटर गैंग हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी है और अभी वो एक बिल्डिंग में छुपा हुआ है।
तब एड्रियाना ने ब्लैक एडम से अपने बेटे को बचाने की गुजारिश की। ब्लैक एडम तुरंत उसे बचाने निकल पड़ा और वहां जाकर उसने देखा कि आतंकवादियों ने आमोन को गिरफ्तार कर लिया था। तब ब्लैक एडम ने उन्हें आमोन को रिहा करने को कहा तो आतंकवादी ने उसे हवा से ही नीचे फेंक दिया, पर ऐन वक्त पर ब्लैक एडम ने उसे बचा लिया। अब वो बाकी गुनहगारों को मारने के लिए निकला, पर इसी दौरान इस्माइल आमोन के सर पर बंदूक रखकर उसे अपने साथ ले गया। इस्माइल ने उसका बैग खोलकर पूछा कि ताज कहाँ है, पर आमोन अपना मुंह खोलने को राजी नहीं था। तब इस्माइल ने उसे बंदी बना लिया और जब ब्लैक एडम को इसका पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। इस्माइल ने आमोन को एक उड़ने वाली मोटरसाइकिल के ट्रंक में छुपा रखा था। वहां से आमोन ने अपनी माँ को फोन करके बताया कि इस्माइल ने उसे कैद कर लिया है। ये सुनकर जस्टिस सोसाइटी भी आमोन को बचाने के मिशन पर निकल पड़ी। ब्लैक एडम एक एक करके मोटरसाइकिल्स की तलाशी ले रहा था और साथ ही दुश्मनों का सफाया करता जा रहा था। तब हॉकमैन ने उसे इस तरह लोगों की जान लेने से रोका, लेकिन चैंपियन किसी से ऑर्डर्स लेने वालों में से नहीं था। आखिरकार ब्लैक एडम ने आखिरी मोटरसाइकिल की तलाशी ले ली और कहा कि आमोन इसमें भी नहीं है। असल में इस्माइल ने तो मोटरसाइकिल्स पर अपने आदमियों को ब्लैक एडम का ध्यान भटकाने के लिए भेजा था, जबकि वो खुद आमोन को लेकर एक ट्रक में फरार हो गया था। खैर उधर डॉक्टर फेट एड्रियाना के घर पहुंचा, क्योंकि वो जानता था कि ताज यहीं छुपा हुआ है। वहां जाकर उसने देखा कि करीम गोली से जख्मी होकर जमीन पर पड़ा था। करीम की हालत बेहद नाजुक थी और उसे लग रहा था कि उसका आखिरी समय आ गया है। पर तब डॉक्टर फेट ने उसे शांत होने को कहा। असल में वो भविष्य देख सकता था और उसने कहा कि करीम की मौत आज नहीं होगी, वो बिजली के झटके से मारा जाएगा। ये सुनकर करीम ने चैन की सांस ली, लेकिन अब उसे शायद इलेक्ट्रिशियन का काम छोड़ना होगा। फिर करीम का शिप में इलाज शुरू हुआ और इधर एड्रियाना अपने घर में डॉक्टर फेट को देखकर हैरान हो गई। फेट ने उसे विश्वास दिलाया कि वो और उसकी टीम आमोन को ढूंढ निकालेंगे। कुछ ही पलों में ब्लैक एडम और हॉकमैन भी वहां आ गए और वो अपने साथ इंटर गैंग के 2 गुंडों को लाए थे ताकि डॉक्टर फेट उनका दिमाग पढ़ सके। लेकिन तभी ब्लैक एडम उन्हें उड़ाकर आसमान में हजारों फीट ऊपर ले गया और उन्हें नीचे फेंकने की धमकी देकर उनसे सवाल पूछे। और अपने सवालों के जवाब पाने के बाद भी ब्लैक एडम ने उन्हें नीचे फेंक दिया। बेचारे हॉकमैन ने जैसे तैसे उन्हें गिरने से बचाया। अब भी ब्लैक एडम का मन उन्हें जीने देने का नहीं था। वो गुस्से में उनका खात्मा करने आया, पर हॉकमैन ने उस पर हमला कर दिया। इतनी जबरदस्त लड़ाई में पूरा घर तबाह हो गया और अचानक हॉकमैन को मुक्का मारने के चक्कर में सबाक ताज ब्लैक एडम के हाथ में आ गया। आखिरकार ताज को पाकर उन सब ने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया ताकि वो इस ताज की शक्तियों की मदद से आमोन को बचा सकें। फिर वो अपने मिशन पर निकल पड़े, पर तभी डॉक्टर फेट को भविष्य की झलक दिखाई दी कि आने वाले युद्ध में हॉकमैन की मौत हो जाएगी। अब फेट ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि जल्द ही उन्हें एक दूसरे को अलविदा कहना होगा। खैर कुछ ही समय में वो अल हदीदिया पहाड़ों तक पहुंच गए और उन्होंने ऐसा प्लान बनाया जिसके जरिए वो अपने सभी टीम मेंबर्स की जान बचा सकें। फिर ब्लैक एडम ने समय आते ही वहां जबरदस्त हमला बोल दिया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में सिपाही मारे गए। फिर उसका सामना इस्माइल से हुआ, पर वो उस पर हमला नहीं कर सकता था क्योंकि इस्माइल एडर्नियम से बने एक सुरक्षा कवच के अंदर था। जल्द ही बाकी टीम भी वहां आ पहुंची और जब एड्रियाना ने अपने बेटे के सर पर बंदूक देखी तो उसने ताज इस्माइल के हवाले करके उसकी जान बचाने का फैसला किया। आखिरकार सबैक ताज को हासिल करके इस्माइल ने खुलासा किया कि वो राजा ऑक्टोन का आखिरी वंशज है। अब इस ताज को पाकर वो खांडक का अगला राजा बनने को तैयार था। फिर उसने सबैक ताज पर लिखा मंत्र पढ़कर अपना सुरक्षा कवच बंद किया और आमोन पर गोली चला दी। मगर ऐन वक्त पर ब्लैक एडम ने अपनी सुपर स्पीड शक्तियों की मदद से आमोन को गोली लगने से पहले ही बचा लिया। इस दौरान ब्लैक एडम को इतना गुस्सा आ चुका था कि उसकी शक्तियां एक बार फिर बेकाबू हो गई और पूरा पहाड़ तबाह हो गया। खुशकिस्मती से जस्टिस सोसाइटी टीम के सुरक्षा कवच की बदौलत एड्रियाना और आमोन की जान बच गई, पर अब आमोन को जल्द से जल्द इलाज के लिए भेजना होगा। वहीं एडम स्मैशर को इस्माइल के जल चुके शरीर पर ताज मिला और वो उसे शिप में ले आया। इधर हॉकमैन ब्लैक एडम के पीछे गया और उसने देखा कि ब्लैक एडम महल के सामने अपने बेटे हारू की मूर्ति को देख रहा था। असल में धरती के जादुई रक्षकों ने दिव्य शक्तियां देने के लिए हारू को चुना था ताकि वो लोगों को आजादी दिला सके। पर जब हारू बार बार जीत रहा था तो राजा ऑक्टोन ने उसके माँ बाप को बंदी बना लिया। जब वो हारू के पिता को मौत के घाट उतारने वाले थे तो ऐन वक्त पर हारू ने अपनी सारी शक्तियां अपने पिता को देकर उनकी जान बचाई। मगर वो नहीं जानता था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि अपनी शक्तियां अपने पिता को देने के बाद दूर से एक तीर अंदाज ने सीधा हारू के दिल पर निशाना लगाया
जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर उसके पिता टेथ एडम आग बबूला हो उठे। खैर अब ब्लैक एडम जानता था कि उसका बेटा उसके बार बार बेकाबू होने पर खुश तो नहीं होगा, तो ब्लैक एडम ने अपनी सारी शक्तियां छोड़ने का फैसला किया। इसका जिम्मा उसने हॉकमैन को सौंपा और उससे वादा लिया कि शक्तियां छोड़ने के बाद वो कभी शज़ैम शब्द ना बोल सके। इसकी वजह ये थी कि बिना शज़ैम कहे ब्लैक एडम दोबारा कभी अपनी शक्तियां हासिल नहीं कर पाएगा। अब हॉकमैन उसे पानी के नीचे मौजूद एक लैब में ले गया और एमिलिया हारकोट नाम की एक साइंटिस्ट और उसकी टीम के हवाले कर दिया। एमिलिया ने हॉकमैन से वादा किया कि आज के बाद ब्लैक एडम के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। असल में वहां उसने कई और खूंखार लोगों को अपनी कैद में रखा हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिप के मॉर्ग में इस्माइल की लाश में कुछ अजीबोगरीब हलचल हो रही थी। वहीं डॉक्टर फेट को बार बार एक ही झलक दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों हो रहा है, जबकि उनका मिशन तो पूरा हो चुका है। डॉक्टर फेट को डर था कि अगर हॉकमैन की मौत हो गई तो जस्टिस सोसाइटी जल्द ही खत्म हो जाएगी। उधर इस्माइल को मारने के बाद एड्रियाना को ये यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी आसानी से इस्माइल को कैसे हरा दिया। तभी उसे ताज पर लिखा मंत्र याद आया, जिसका मतलब था जिंदगी ही मौत का जरिया है। लेकिन मरने से पहले इस्माइल ने उल्टा मंत्र पढ़ा था, यानी उसने कहा था कि मौत ही जिंदगी का जरिया है। अब एड्रियाना ने तुरंत ताज को उल्टा किया तो उसे एहसास हुआ कि ताज को उल्टा करके उल्टा मंत्र पढ़ने से वो भी सच हो जाएगा। इसलिए इस्माइल ने मरने से पहले ये मंत्र पढ़ा था। तब जाकर एड्रियाना को समझ आया कि इस्माइल का तो प्लान ही ये था कि ब्लैक एडम उसे मार दे। इस तरह वो मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाएगा और खांडक की गद्दी पर कब्जा कर लेगा। जैसे ही एड्रियाना ने ये गुत्थी सुलझाई तो ताज अचानक गायब हो गया और समुद्र की गहराइयों से सबैक जाग उठा। उसी समय हॉकमैन ने उस पर मिसाइल से हमला बोल दिया, पर सबैक ने उनकी शिप ही तबाह कर दी। आखिरकार जस्टिस सोसाइटी ने मिलकर सबैक को गद्दी पर बैठने से रोकने का फैसला किया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर उसे कोई नहीं हरा पाएगा। अब हॉकमैन ने अपने साथियों की मदद से सबाक को जख्मी कर दिया, पर जब सबाक ने उस पर हमला किया तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा। तब डॉक्टर फेट को एहसास हुआ कि उसकी भविष्यवाणी सच होने वाली है, तो उसने महल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाकर अपनी टीम को अंदर जाने से मना कर दिया। डॉक्टर फेट अपने जिगरी दोस्त हॉकमैन की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था। आज पहली बार ऐसा मौका आया था जब वो ये नहीं बता पा रहा था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इधर हॉकमैन अपने दोस्त को यूं ही जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने सुरक्षा कवच तोड़ने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहा। वहीं डॉक्टर फेट अपनी टीम को बाहर छोड़कर सबाक को रोकने पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि ब्लैक एडम सबाक को हराने में उसकी मदद करने आएगा। इस लड़ाई के दौरान डॉक्टर फेट ने ब्लैक एडम को सिग्नल भेजा कि सिर्फ वही सबाक को हरा सकता है। अब फेट ने अपनी शक्तियों से ब्लैक एडम को बेड़ियों से आजाद कर दिया, तो वहां के गार्ड्स ब्लैक एडम को रोकने के लिए दौड़े, लेकिन अपनी शक्तियां खोने के बावजूद भी ब्लैक एडम गार्ड्स को हराकर समुद्र में कूद गया। उसी पल सबाक ने डॉक्टर फेट पर आखिरी वार किया, जिसके बाद महल का सुरक्षा कवच टूट गया। हॉकमैन को एहसास हुआ कि उसका दोस्त अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तो वो तुरंत उसकी जान बचाने दौड़ा। लेकिन जब वो फेट के पास पहुंचा तो फेट मर चुका था। आखिरकार सबाक सिंहासन पर जा बैठा और एक जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसके बाद वो खांडक का राजा बन गया। ऐसा करते ही पाताल से उसकी शैतानी फौज बाहर आई और आम लोगों पर हमला करने लगी। एड्रियाना उनका सामना करने को तैयार थी, पर तभी उसका भाई वैन में वहां आ गया। करीम को इन ज़ॉम्बीज़ का कोई डर नहीं था, क्योंकि डॉक्टर फेट ने कहा था कि वो बिजली के झटके से मरेगा। इधर एड्रियाना के कहने पर आमोन ने ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए आम लोगों की मदद मांगी। उधर ब्लैक एडम ने समुद्र से बाहर आकर शज़ैम बोला और उसी पल उसकी शक्तियां वापस आ गई। उधर सबैक ने अपना कब्जा करने के लिए हारू की मूर्ति गिरा दी और ये सीधा अमोन के ऊपर गिरने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर ब्लैक एडम ने आकर उसे बचा लिया। इसके बाद वो सीधा सबैक का मुकाबला करने पहुंचा और हॉकमैन की जान बच गई। उसी समय ब्लैक एडम और सबैक के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही पलों में सबैक उस पर भारी पड़ने लगा तो हॉकमैन ने बीच में आने का फैसला किया। उसने सबैक पर हमला किया, पर वो खुद ही जख्मी हो गया, जैसा कि डॉक्टर फेट ने भविष्य में देखा था। लेकिन सच तो ये था कि ये हॉकमैन का असली शरीर नहीं था। असल में हॉकमैन ने फेट के हेलमेट की मदद से अपने शरीर की कई कॉपीज बना ली थी और उन्होंने एक साथ सबैक पर हमला किया। इधर ब्लैक एडम ने अपनी जबरदस्त ताकत से सबैक के शरीर के 2 हिस्से कर दिए और उसी पल पाताल के सभी ज़ॉम्बीज गायब हो गए। ऐसा करते ही आम लोग जीत के नारे लगाकर खुशी से झूम उठे।
आपसी मनमुटाव के बावजूद ब्लैक एडम और हॉकमैन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अंत में डॉक्टर फेट का हेलमेट अपना काम पूरा करने के बाद अपने आप ही गायब हो गया। फिर जस्टिस सोसाइटी ने ब्लैक एडम को पकड़ने का मिशन छोड़ दिया क्योंकि उसने अब सबकी जान बचाई थी। आखिरकार पूरी टीम यूएस से लौट गई और इधर ब्लैक एडम खांडक के सिंहासन पर बैठा। वहाँ के लोगों ने उसे उनका राजा बनकर देश चलाने को कहा, मगर ब्लैक एडम ने एक ही पल में सिंहासन को तोड़कर उसका किस्सा ही खत्म कर दिया। ब्लैक एडम ने कहा कि वो खांडक का राजा नहीं बल्कि उनका रक्षक बनकर काम करना चाहता है और अब खांडक हमेशा के लिए आजाद रहेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली। I am currently on an island infested with snakes! But I'm visiting way deadlier places, like scaling a mountain covered in ice. I'm gonna die! Let me down! Let me down! Driving a road that has killed thousands of people. Or like 7 inches from falling to our death. Swimming uncaged with vicious sharks. And so much more. All starting in this cage, in the middle of an African safari where there are lions, cheetahs, hippos, and a dozen other species that could kill us. Why are we doing this? Because we're visiting the 5 deadliest places on Earth. Oh, I see one of them. Oh my God. Why are we doing this? And to make sure the lions actually visit us, I brought a bunch of meat. Spread. And surrounded the cage with it. Oh man, are we trying to die? But what actually makes this place so deadly is that when the sun goes down and we lose our sight, the animals do not. Jimmy, there's 2 lions. That sounds... Is that a rhino? No, bro, it's huge. Oh, dude, everything's coming out at night. But we're surrounded by lions. They're literally 20 feet away from us. Oh my God. Lions will not stop circling us. We might actually die this video. Well, let's see if we do, because the next places we'll be visiting in this video will progressively grow more and more deadly than the last, all leading up to an island riddled with venomous snakes. And next, we're going to be ice climbing on this massive, deadly, frozen waterfall. And now there is no turning back. One way or another, we are going to climb this massive cliff using these bladed boots and these ice picks. This might be the scariest thing we ever do. Wish me luck. Jimmy, you really expect us to climb this whole thing? Yeah. There's no chance. Truthfully, I wasn't sure if we could pull this off. But what happened next with Nolan did not make me feel any better. Ow! No, all right, guys, stop. I'm out. You can't quit! Watch me. I can't believe Nolan chickened out. That is insane. Nolan truly left us. We're really high up right now. You're almost halfway! Oh, Jimmy, don't look down. Oh my God. It's getting steeper as we go. Oh, my foot. I'm losing grip. Oh! Oh, did you almost fall? Yes! Oh, God. I see the top, Jimmy! This is the scariest thing I've ever done. I'm doing this. I'm gonna get to the top. Show them how steep it's gotten. Way in too deep, I can't quit. I got like 10% left. I'm fighting the urge to cry, man. Even though I definitely shouldn't have been doing this, You're almost there, Jim! I somehow made it all the way to the top of this waterfall. We made it to the top. Let's go! You know what? Nolan had the right idea. But we'll see if he can handle the 3rd place on our list, all the way in Bolivia, where we'll be driving a road where few make it off alive. And now, we are on the deadliest road on Earth. This drop is literally as tall as a skyscraper. I am regretting this. I really am. No joke, so many people died on this road that they literally shut it down a decade ago. This road was causing nearly 300 deaths per year. But I got the government's permission to reopen it just for us. I really wish they hadn't done that. It'll be fine. I'm not sure that it will. Whoa! Starting to understand why they call it Death Road. You're not driving like it's death road, I'll tell you that. Oh! Yeah, your life is in my hands. I don't like when you say, oh! No, your life is in my hand. And look, the steering wheel just jerked. Hands on the wheel, please. We're like 7 inches from falling to our death. You're getting too close to the edge. Please. Oh my God, my life is flashing. It's flashing over and over and over again. And if you thought that was a close call, we're about to hit the first of the 3 deadliest spots on this road. This is where the road gets very thin. This is the part you gotta be really careful on. Oh my gosh. Dude, I mean, the tire is gonna go off right up here. You see that? Yeah, I see what you're saying. Oh my God, look how far down that is. Here, Nolan, can you guide me? Gladly, I'll get out of the car gladly. Bro. Don't fall, please. No way. Look at how steep the drop is. That's a whole ravine. There's like a waterfall down. Yo, help me get through this. All right. Dude, this looks crazy.
Look how close we are to the ledge. Your tire is literally right next to this giant ravine. That is crazy. Watch out, it goes down. It's very slippery. Keep coming. No, you're not really good at this whole directing thing. I mean, I feel like I'm just running away from the car at this point. Not much direction that I can give. All right, get in the car. You're useless. Okay. You get into it. I'm about to speed up. Nolan, you know what might make this ride a little more fun? What? Our brand new Feastables Creamy Peanut Butter Cup. Oh, I thought you were gonna say you driving slower. No. It's getting so foggy coming up, I can barely see it. At some parts, the road is actually pretty normal, but due to extreme elevation change, a sudden blinding fog can roll in as a silent killer. All right, stop. Stop, it's edge. Am I good, Nolan? No, it actually looks like they're about ready to fall. It is so close. Okay, so like right here? You good? Just stay as far away. Ah, what's that noise? Closer than I prefer, but... I thought, why don't we mix things up and come out with our own Feastables cups? Whoa. You see, the best part about these cups is that we use peanut butter straight from a jar, and look how jam-packed it is. These things taste amazing. And on top of that, we use Feastables chocolate in this, which if you don't know, at Feastables we pay all our farmers living wages. We use fair trade certified beans. We remediate child labor on our farms. Oh my gosh, this is very fun. All three of which no big American chocolate company does. Nolan, it's been like a decade. Can you go make sure that bridge still works? All right. I just really want to make sure if it collapses, you know, I'm not on it. All right, Nolan, test the bridge. Am I good? It's good. Big Chocolate pays farmers so little that they're forced to literally use child labor. No joke, there's over 1 million kids in illegal child labor in West Africa just on cocoa farms. So not only should you try the new cup because it tastes phenomenal, but also help me send a message to the chocolate industry. Pay your farmers a living income and do more to get rid of child labor on your farms. This is crazy. We survived Death Road! So far, we've survived on the land, but for this next bonus place, Carl and Nolan are in the middle of the ocean, surrounded by sharks. And we're getting in the water without a cage for some reason. Yeah, we usually use this thing, but now we're not going to. The sharks in these waters are notorious for unprovoked attacks, making this the most dangerous water in the United States. I can't believe this is happening. Oh my god, these are gigantic sharks. Dude, why are we doing this without a cage? Dude, behind you. Oh my god, that's huge! Don't get in now. I don't want to. Hopefully I don't die. I don't want to die today. Oh my god, the thing is so big. Okay, all right. Carl, the sharks are like twice your size. I'm good on sharks. I'm good. But that was nothing compared to our second most dangerous spot, which just so happens to be in the middle of the Amazon rainforest, the beauty of which can only be paralleled by its danger. Because in a matter of moments, the forest can go from this to this. Just a little rainstorm can cause the rivers to flash flood and overwhelm the entire area. And today, we're visiting the Gata Cataracts waterfall, where a flash flood could send us down over 1,000 feet to our watery grave. And to join me on this cloudy day, What about these guys? You'll remember Hayes, he spent 70 days in the wilderness, and Bailey spent 100 days trapped together in a cube. What we're about to do seems more up his alley. They said the chance of death is low. Wait, come on, boys, let's hit it. and after hours and hours of trekking through some of the most slippery and at times steepest terrain mankind has ever stepped foot on, Nothing to see. we finally made it to our destination. That's a waterfall right there. Like if you slip, you're dead. And with the help of a guide, we were able to cross the river safely. Hey, look! Whee! And then we were secured to some ropes so we could look over the edge of the waterfall. Can you see over? Wow! This is so gorgeous. But as I said before, for how beautiful this place is, at only a moment's notice, it can be just as deadly. And it just started downpouring like crazy. You know, this is why this is one of the most dangerous places in the world. This waterfall is now becoming wider and wider, which are creating flash flood conditions. Sorry, we're literally getting flooded out of the Amazon right now. We gotta go. Should we use the ropes to go down the waterfall? Seriously. I don't think so. That seems like a bad idea, Jim. We're gonna be in the woods. Isn't that just equally as bad? What's the risk? There's mud coming down on Jimmy's line, like a lot. At any point, they could be struck by lightning. And I really don't want you to die. So, with our YouTube video turned emergency operation,
The only way out was through the same steep and slippery terrain that got us here. And now we had to do it while the entire forest was flash flooding. As you can see, the flash flooding, now the path is blocked off. We're gonna have to rope off multiple parts. It's gonna take us hours to get off this mountain. Do you remember when I crossed this river and I was laughing? I'm not laughing anymore. I'm actually scared. And if I fall, that's the waterfall. Right over there. Look at this water. Like seriously, no joke. Grab the rope and pull yourself up. Don't let me die. And after hours and hours of trekking through the floods and muck, we walked away from this mountain with our lives. Now we're headed to the most lethal corner of Earth, the #1 spot on our list of the world's most deadliest places. And what better way to end this video, boys, than the most dangerous island on the planet, Snake Island? Why are we going to an island filled with killing machines? We might die. Bye-bye. And we are now officially stranded until tomorrow. That's right, we will be spending the night on the most deadly island on Earth. And with lethal snakes hidden beneath our every step, these specialized shin guards were our only hope of protection from their venomous bites. So there could just be snakes anywhere here. Yeah. Jimmy, what happens if one of these snakes bites us? Basically, as soon as the venom enters your body, your skin will start to melt off and you could die within an hour. Well, it's kind of terrifying to think that I could just die at any second. This is wild, bro. You know, for an island full of killing machines, this is actually very pretty. This is so beautiful from up here, man. If you fall right here, you're dead. Yes, I see that. Boys, be careful. You'd think that with a name like Snake Island, there would be thousands of snakes all over the ground. But after killing all the ground animals on the island, the snakes now hunt the birds in the trees, the island's only remaining prey. We are officially entering the jungle. At any point now, a snake could jump from the tree and bite us. I was just worried about my legs, but now we've got to be worried about them falling from trees too. This is insane, bro. Oh, there's one right here. There's one right here, right next to my face. By capturing the snakes, scientists can extract their venom and create anti-venom with it. Wait, that's venomous. Yeah. So if that bit me, I would die. Yeah. Whoa! Hey, make sure you got a good grip. It's a juvenile. Oh, no! It's gone. You dropped it. Oh, escape it. It escaped. He's as chill about dropping that snake as I am when I drop my phone. And the further in the jungle we get, These bushes are too thick. I can't see 2 feet in front of me, man. A snake could pop out any second. the more snakes we see. Here and there. This time, let's not lose him, okay? Okay. Scoot back, scoot back. How many lives will the anti-venom from that snake save? Thousands of lives. Oh, that's insane. The anti-venom they create can be used to treat 90% of all snake bites in Brazil, meaning every snake we catch could save thousands of lives. Hey, Jimmy, there's another snake up there. Whoa, that might be the biggest one so far. We're finding them all now. They're coming out. So for the rest of the day, we helped find these deadly snakes. And we even assisted the scientists with their research. So that snake is about 15 feet in the air, and the scientists propose we shake the tree so we can get it. There's no way I'm camping under those trees. That thing ain't moving, dude. We need that anti-venom. It can save lives. At this point, it was getting dark, and we needed to focus on survival. Time to build camp. Camp is now set up. Full disclosure, I have no idea if these tents are snake-proof. Could be sleeping among the snakes. Those are scary. About to go to sleep. Hopefully a snake doesn't slither into my tent tonight. This is terrifying. I can't wait to be in the safety of my own home. So we woke up with one thing on our minds: getting off this island as fast as we can. Just want to go home. We avoided death all around the world, from hanging off the side of a massive ice mountain to driving inches away from a 1,000-foot drop, swimming in shark-infested waters with no cage, and lastly, We survived Snake Island and no one died. Thanks for watching the video. Make sure you go try the brand new Feastables Creamy Peanut Butter Cups available at these retailers, and help us send a message to the chocolate industry that you care how your chocolate is sourced. scan the QR code on the back of the pack to learn how to win one of 50 available contestant spots on Season 2 of Beast Games.